बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इथिकल इशू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इथिकल इशू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इथिकल इशू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। उस टर्म्स को आपको फोकस करना होगा, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने मेंशन कर रखा है, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC, ठीक है। ये किस तरीके से इन्वॉल्व होगा उससे रिलेटेड मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। देन आएंगे तो फिर एक और आपको टर्म मिलेगा बायो पेटेंट्स, ठीक है। देन US पेटेंट्स एंड ट्रेड मार्क ऑफिस, देन बायोपायरेसी, देन इंडियन पेटेंट बिल। ये कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे, तो टर्म्स को आपको फोकस करना है, ठीक है। और ये एक फ्लो चार्ट है जिसको मैं अकॉर्डिंग टू यूज मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, ठीक है। और ये जो टॉपिक आपका है इथिकल इशू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपिक जो है इथिक्स की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या सही है गलत है इस पे डिस्कशन होगा, ठीक है। और जब आप डिस्कस करेंगे तो ध्यान देंगे कि आप NCERT बेस्ड ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि NCERT में जो मेंशन है वहीं तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक 1 पेज का है टोटल 1.5 पेज का होगा, ठीक है। और इससे 1 क्वेश्चन मिनिमम आता है और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं नीट में, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू मतलब अगर देखा है कंटेंट वाइज, तो कंटेंट वाइज तो कम है। आप 1 से 1.5 पेज पढ़ेंगे और देन एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि एक पूरा क्वेश्चन इससे मिनिमम मिलेगा और देन 2 भी कभी कभी मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा। और आप जब बोर्ड का एग्जाम देंगे, जो 12th बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसमें आप देखेंगे तो इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट होगा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस टॉपिक को भी उतना ही सीरियसली पढ़ेंगे जितना सीरियसली आप प्रीवियस जो टॉपिक आपने पढ़ा, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स, टेक्निक, प्रोसीजर, एप्लीकेशंस ये मिले, ठीक है। तो वो सेम वैसा ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे देना है। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ तो हिस्ट्री टाइप का कॉन्सेप्ट है या कंटेंट है तो हमको कम इम्पोर्टेंस देना है, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे आपको यही सोचना है कि यहाँ से हम इजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्या है, इथिकल इशू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इस टॉपिक को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट आप किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कोई आपके दिमाग में क्वेरी होती है, कोई इशू होता है, ठीक है, उस पर आपकी प्लानिंग होती है, फिर आप सोचते हैं, प्लान करते हैं और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म जब करते हैं तो कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है और कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट भी आता है, ठीक है। और जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके कोई भी रिजल्ट आपको मिला, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो जो रिजल्ट मिला उसका क्या आउटकम है, मतलब उसका क्या यूज है, उसका यूटिलिटी क्या है उसकी, ठीक है। इस चीज को आप सोचेंगे, ठीक है। यूटिलिटी में अगर आप बायोटेक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं तो बायोटेक में आप बोलेंगे कि जो भी आप प्रोडक्ट्स या जो भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट जो भी बना रहे हैं आप, ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट चलेगा, मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है। और किस हद तक ये अच्छा है बुरा है ये भी सोचना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करके और कोई न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट उसका जो है बहुत सारा ड्रॉबैक होता है फ्यूचर में एट ए टाइम, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि वो बेनिफिशियल हो, बट आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर 200 ईयर्स के बाद हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो नेटिव ऑर्गेनिज्म होगा या नेटिव प्रोडक्ट होगा वो शायद आपसे छूट जाए, मिसिंग हो जाए, और जो आपने क्रिएट करके नया बनाया वो हो सकता है कि वो भी अच्छा ना हो बाद में जाके, ठीक है।
तो उस कंडीशन में आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ना नया रहेगा ना पुराना रहेगा। ठीक है, तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं, उसका यूज देखते हैं, उसका यूज है नहीं है। या आप कोई भी ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म में आप जब चेंज ला रहे हैं तो आप चेंज लाएंगे तो क्यों लाएंगे उस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आपके सर पे सिंग लगा दिया जाए, हॉर्न लगा दिया जाए, तो क्यों लगाएंगे आपके हेड पे हॉर्न। ये तो मेरा राइट नहीं बनता है कि आपके लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, किसी भी एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वो आपका राइट नहीं है। और राइट है, अगर सम केसेस में राइट है तो उसका भी क्या रेगुलेशन है, उसका भी रेगुलेशन है, उसका भी कुछ मेजरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे, किसी माइस में आपने कुछ लगा दिया या किसी काऊ के अंदर कुछ नया कर दिया। और क्यों करेंगे आप, किसी के ऑर्गेनिज्म में आप चेंज क्यों करेंगे, आपको कौन अथॉरिटी दिया है। ठीक है, आप गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आपको किसने बोला है ये करने के लिए। तो ये सारा जो प्रॉब्लम आता है, ऐसे जब क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट या अलग अलग कंट्री या जो पब्लिक है, जब ऐसे क्वेश्चन अराइज करते हैं तो इसको आपको इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, और सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडी जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री में कुछ रेगुलेटरी बॉडी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने या उनके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उनका कुछ रूल्स होता है, उनके नाम्स होते हैं, रूल्स नाम्स को फॉलो करके और देन हम उस ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज ला सकते हैं। ठीक है, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम उस एक्सपेरिमेंट को रोक देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा आपको। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपेरिमेंट वाइज नहीं परफॉर्म करते हैं। उसकी थ्योरी आप जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, बट उसको एक्सपेरिमेंटली आप परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये चीज ध्यान देना होगा आपको। तो जब आप इथिक्स की बात करेंगे, उसके रेगुलेशन की बात करेंगे, ठीक है, और इंडिया लेवल पे जब आप बात करेंगे तो इंडिया लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को रेगुलेट करने का, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जिसको बोलते हैं GEAC। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करता क्या है, ये जीएम रिसर्च की वैलिडिटी को चेक करता है। ठीक है, ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, और ये क्या करता है, जीएम रिसर्च की वैलिडिटी को चेक करता है। दूसरा क्या करेगा, ये सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक सर्विस। मतलब कि आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्ट्स बनाया तो वो उसका क्या सेफ्टी मेजरमेंट है पब्लिक सर्विसेज में, कि पब्लिक को आप दे रहे हैं तो कैसे उसको दे रहे हैं, उसका क्या तरीका है, उसका सेफ्टी क्या है। ये चीज जो है GEAC रेगुलेट करती है, GEAC रेगुलेट करती है। ये दो चीजों पे ध्यान देना होगा, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च और दूसरा सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हो गए एक तरीके से GEAC के। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे GEAC का फुल फॉर्म आता है नीट में। जब आप इस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि GEAC का फुल फॉर्म क्या है या GEAC स्टैंड फॉर। तो आगे जो अल्फाबेट्स होंगे स्टार्टिंग के वो तो सेम होंगे, बट जो इसका एक्सपेंशन होगा वो या फुल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा और आपको सेलेक्ट करना होगा करेक्ट फुल फॉर्म इसका। और करेक्ट फुल फॉर्म जो है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, GEAC का फंक्शन देखने के बाद ये अगर आप सोच रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे नॉर्म्स रूल्स को अप्लाई करने के बाद और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, सपोज दैट आपने सब कुछ फॉलो किया, ठीक है, आपने सारे रूल्स को फॉलो किया और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव रिजल्ट आया, सपोज दैट कि कोई कंपनी है या बहुत सारे कंपनीज हैं अलग अलग कंट्री में, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद से वो पॉजिटिव रिजल्ट ला रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट लाने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को, अपने टेक्नोलॉजी को, अपने उस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को अगर पेटेंट करा लें वो, ठीक है, अगर वो पेटेंट करा लें तो पेटेंट कराने के बाद आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब पेटेंट हो जाती है तो सारे राइट जो होते हैं
वो उस कंपनी के होते हैं, ठीक है। और वो जो भी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या ऑर्गेनिज्म जो न्यू बन रहा है, ठीक है, क्रिएट हो रहा है, वो किसी न किसी प्रीवियस या नेटिव किसी स्पीसीज़ को यूज़ करके बना होगा, ठीक है। और किसी प्रीवियस नेटिव स्पीसीज़ को यूज़ करके बना है, और वो में भी वो स्पीसीज़ वो किसी एरिया का लोकल स्पीसीज़ हो, ठीक है, किसी एरिया का लोकल स्पीसीज़ हो, और उसी में दूसरे कंट्री का दूसरा कंपनी जो है वो कुछ चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद उसका वो पेटेंट करा लिया, तो सारे राइट्स उसके हो जाएंगे, और देन आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो जिस कंट्री का वो नेटिव स्पीसीज़ था, नेटिव ऑर्गेनिज्म था, उस कंट्री या उस एरिया का जो है राइट अब नहीं रहेगा, जिसने न्यू बनाया उसका राइट हो जाएगा। और जब ऐसा इशू स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आए, ठीक है, बहुत सारी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को पेटेंट कराया, और देन प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे तो फिर क्या हुआ कि इस पे भी हमारा जो है रोल स्टार्ट हुआ, मतलब इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ी। देन बायो पेटेंट्स में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन आए, और फिर पेटेंट पे भी हमारा जो है बहुत सारे चेक पॉइंट्स थे, बहुत सारे चेक पॉइंट्स थे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर सब कुछ जो है वो पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर कंट्री जो है अपने अकॉर्डिंग करेगी, और मोनोपोली हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और मोनोपोली नहीं चाहिए, क्योंकि मोनोपोली के बाद से फिर जो है मिसयूजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मिसयूजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मोनोपोली का एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। मोनोपोली में सपोज दैट मैंने एक मार्कर बनाया, ठीक है, और मार्कर का रेट होना चाहिए था 30 रुपीज़, और मैं सेल कर रहा हूँ 300 रुपीज़ में, तो ये मेरी मोनोपोली हो गई। मैं जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा, और मैं जब परमिशन दूंगा तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जब भी कोई बायो पेटेंट या कोई भी पेटेंट होता है तो जिसने पेटेंट कराया है उससे आपको परमिशन देना होता है, ठीक है। परमिशन जब आप लेते हैं तो मे बी आपको कुछ कॉम्पनसेंट्री पेमेंट देना हो, कुछ पेमेंट आपको पे करना हो, और पे करने के बाद उस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल परमिशन लेना होता है, जिसने भी पेटेंट कराया उससे आपको परमिशन लेना होता है। तो ये एक बड़ा इशू अराइज हुआ, ठीक है, और ऐसा इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हुआ। बायो पेटेंट को लेकर एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें एक एग्जांपल राइस का है। राइस में बासमती का एग्जांपल है, बासमती राइस का, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आपके सामने स्क्रीन पे एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, और उस स्क्रीनशॉट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब आप राइस की स्टडी करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जब स्टडी करेंगे, तो राइस हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है। राइस क्या है, इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है। आप एग्रीकल्चर हिस्ट्री में देखेंगे तो हम बहुत पहले से राइस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो 2 लाख वैरायटी के एस्टिमेटेड वैरायटी हैं राइस के, ठीक है। राइस के 2 लाख वैरायटीज़ अभी तक एस्टिमेटेड हैं, ठीक है। और देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा जो है रिच जो है वैरायटी जो है राइस की, वो इंडिया में है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और राइस में अगर बासमती राइस की बात करें तो बासमती राइस एक बहुत यूनिक टाइप का राइस है, और जिसके अंदर स्पेशल टाइप का या बोल सकते हैं यूनिक एरोमा और फ्लेवर होगा, ठीक है, यूनिक एरोमा और फ्लेवर होगा। और डॉक्यूमेंटेड अगर देखा जाए, मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट्स में मेंशन अगर देखा जाए तो टोटल 27 वैरायटीज़ डॉक्यूमेंट में मेंशन है, ठीक है, बासमती राइस के। और ये जो बासमती राइस का जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत पहले से है। एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलेगा आपको, फॉकलोर में भी मिलेगा आपको, पोइट्री में भी मिलेगा, ठीक है। ये सारी लाइन मैं एनसीईआरटी की मैं बता रहा हूँ, आप एज इट इज़ पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब बासमती राइस का एक्सप्लेनेशन जो है डॉक्यूमेंट्स में, जो हमारे प्रीवियस एंशिएंट जो भी है हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और इसको क्या किया, इसको एक अमेरिकन कंपनी ने इसको मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई किया, एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी लिया, राइस का एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी लिया और बासमती राइस लिया, दोनों को क्रॉस करा के एक न्यू वैरायटी डेवलप किया।
और न्यू वैरायटी को पेटेंट करा लिया, न्यू वैरायटी को पेटेंट करा लिया। पेटेंट एक्चुअली में कहाँ पे कराया? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में कराया, ठीक है। यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, वहाँ पेटेंट कराया। और पेटेंट कराने के बाद सारे राइट जो है उस कंपनी को मिल गए जिसने पेटेंट कराया, ठीक है। तो इस तरीके से इश्यूज जो है डेवलप हुए हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये हमारा लोकल स्पीसीज था, ठीक है। और ऐसा अदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हुआ, उनके भी बायो पेटेंटिंग हुई, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेटेंट अगर हो गया, ठीक है, तो उसको पूरे रूल रेगुलेशन के साथ पेटेंट कराना है कि क्या ये लीगल है पेटेंट कराना। कभी कभी ऐसा है कि प्रोडक्ट किसी और का है और पेटेंट कोई और करा ले रहा है, ठीक है। उस पर राइट किसी और का है और किसी ने और राइट ले लिया, तो ये एक गलत मतलब स्टेप होगा। बाय द वे पेटेंट आपका परफेक्ट रहा, आपने सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए, ठीक है। देन उसके बाद एक टर्म आता है बायोपायरेसी। पायरेसी टर्म जो है ये बहुत सिंपल सा टर्म है। पायरेसी का मतलब होता है कॉपी करना किसी का, ठीक है। और कॉपी आप तभी करेंगे जब आप उस पर्टिकुलर कंपनी से परमिशन लेंगे, तभी उसकी कॉपी आप कर सकते हैं। बायोपायरेसी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब पॉजिटिव बायो पेटेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद से ही आप बायोपायरेसी करेंगे। और बायोपायरेसी करने के लिए आपको कंपनसेटरी पेमेंट कुछ देना होगा, प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना होगा। कौन लेगा? जो भी कंपनी उसको करेगा, उस पर वर्क वो करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा, यही सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लीगल इश्यूज़ में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब कुछ और भी एनसीईआरटी की लाइन्स है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने एनसीईआरटी की लाइन्स दिख रही होंगे स्क्रीन पे। जैसे एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे सपोज दैट कि और उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब उनके पास प्लांट और एनिमल्स की वैरायटी ज़्यादा है, बट वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। जैसे डेवलपिंग कंट्री बहुत सारे हैं, डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट कुछ ऐसे डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वहाँ पे क्या है? टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे उनको क्रिएशन उनको मालूम है, उनको इन्वेंशन पता है, ठीक है। उनको पूरी थ्योरी, उनका वो पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट सब कुछ पता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, नए चीज़ें बना सकता हूँ, और एक बोलता है कि मैं अपनी चीज़ें नहीं दूंगा। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है? उस कंडीशन में ये ध्यान देना होता है कि हम दोनों का एक म्यूचुअल, ठीक है, मतलब दोनों की बातें सुने, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री, दैट मीन्स कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं और जिसके पास टेक्नोलॉजी है, उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक लीगल स्टेप होना चाहिए, जिसके बाद से उस रिसोर्स को आप यूटिलाइज करके उसमें आप कुछ नया क्रिएट करके और उसको आप कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, और उसका एक मतलब डिसाइडेड पेमेंट वो दोनों कंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी डिस्कस है आपके एनसीईआरटी में जब आप लास्ट थर्ड पैराग्राफ में जाएंगे और बायोपायरेसी से नीचे जाएंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं वो लाइन रीड कर दे रहा हूँ। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है। जब आप इसको कॉमर्शलाइजेशन करेंगे तो पता है ना कि सबको बेनिफिट मिलेगा इसको, ठीक है। तो सो दैट इसको क्या करना चाहिए? बैठ के इस पर हमको डिस्कशन कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कोई कंट्री कर रहा है तो उसको सोचना चाहिए, उस पर प्लान करना चाहिए, उसका एक राइट वे लेकर और उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। और सबको एक कंपनसेटरी पेमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ है हमारे पास तो हम इसको चाहे जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, तो ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। मतलब कि इंडियन पेटेंट बिल जो इंडिया का है, ठीक है, अपने कंट्री का जो है, उस बिल में अमेंडमेंट किए गए हैं बायो पेटेंट को लेकर, ठीक है। और उससे क्या है कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बायो पेटेंट, बायोपायरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।